नमस्कार, मैं रवीश कुमार। AI-171 विमान को केवल दुर्घटना मानकर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि सवाल केवल दुर्घटना का नहीं है। इस दुर्घटना के कारण लोगों के मन में जो बेचैनियां हैं, दहशत हैं, वो केवल इसी विमान की दुर्घटना के कारण नहीं है। हमें यह समझना होगा, इसके पहले विमानों के भीतर जो सामान्य खराबियां होती हैं, जो अव्यवस्था होती है एयरपोर्ट पर, लापरवाही होती है सुरक्षा मानकों की जांच में, उन सभी को लेकर लोगों के भीतर भरोसा तो हिला है कि एयर इंडिया में सब ठीक नहीं, एयरपोर्ट की व्यवस्था में सब ठीक नहीं, DGCA का काम पेशेवर नहीं। दुर्घटना के बाद तकनीकी कारणों की रिपोर्टिंग के कारण लोग अब यह जान चुके हैं कि विमान में एयर कंडीशन के खराब होने का संबंध दुर्घटना से नहीं होता है। ठीक बात है, लेकिन इस तरह की लापरवाही होती भी क्यों है? क्या यही एविएशन सेक्टर का पेशेवर रवैया है कि कहीं AC खराब है, कहीं कुर्सी टूट गई है, कहीं TV नहीं चल रहा, कहीं खाना बहुत खराब है? जब लोग नोटिस करते हैं कि पेशेवर काम नहीं हो रहा है, तो दुर्घटना के बाद उनकी बात करेंगे ही। तकनीकी रूप से भले इसका दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है और इसे भी जोर देकर बताया जाना चाहिए, लेकिन एयरपोर्ट से लेकर विमान के भीतर की खस्ता हालत की बात करने में कोई तकनीकी खराबी नहीं है। यह सही है कि एयर इंडिया के विमान सेवाओं को लेकर शिकायतें बढ़ने लगी थी। लोगों के मन में भरोसा भले ना घटा हो, लेकिन संदेह तो होने ही लगे थे। इस पहलू को संबोधित करने की जरूरत है, ताकि एयर इंडिया या दूसरी विमान कंपनियां इस दुर्घटना से सीखें तो उसका असर जमीन पर सेवाओं से लेकर आसमान तक में नजर आए। तमाम चर्चाओं के बीच एक फ्लाइट एक्सपर्ट की बात पर हमारी नजर गई। उन्होंने कहीं लिखा है कि विमान दुर्घटना का कोई एक कारण नहीं होता, कई बार कई कारणों की एक कड़ी सी बन जाती है और दुर्घटना होती है। उन्होंने एक बहुत उपयोगी उदाहरण दिया, जिसके जरिए हम आपको बताना चाहते हैं। यह स्विस चीज है। इसकी एक स्लाइस में आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग आकार के छेद हैं। इनका आपस में कोई तालमेल नहीं। एक दूसरे के ऊपर चीज की स्लाइस को रखें तो आप छेदों के आर पार नहीं देख सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें एक साथ रखने पर ऐसी जगह बन जाए कि ये छेद एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। ऐसा होने पर आप चीज की स्लाइस के आर पार देख सकेंगे कि इसमें छेद है। कहने का मतलब इतना ही है कि विमान उड़ाने की प्रक्रिया और उसके विज्ञान में हजारों खूबियों और कामयाबियों के बीच कुछ चूक भी हो सकती है, मगर एक तंत्र की मजबूती दूसरे तंत्र की कमजोरी को हावी होने से रोक देती है, दुर्घटना से बचा लेती है। मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, अलग अलग प्रकार की कमियां, लापरवाहियां इस तरह से एक साथ मिल जाती हैं कि दुर्घटना हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी की गलती नहीं होती या किसी की जवाबदेही नहीं, पर यह उदाहरण यह बताने के लिए है कि विमान जैसे जटिल ढांचे में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारी नजरों के पीछे हो रहा होता है। इस उदाहरण के जरिए फ्लाइट एक्सपर्ट यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई एक कारण नहीं होता। विमान का क्रैश होना एक पूरे सिस्टम का फेल होना होता है। सिर्फ एक कारण से विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना बहुत दुर्लभ माना जाता है। हम भी अब समझ गए हैं कि AC का खराब होना या विमान की केबिन में बारिश का पानी टपकना दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता, लेकिन अगर पेशेवर तरीके से सिस्टम चल रहा है, हर छोटी छोटी चीज पर बारीक नजर रखी जा रही है, तो यह सब नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कल वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया कि विमान के TV आदि नहीं चल रहे हैं, वह भी क्रैश के कारण नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह इस विमान में मेंटेनेंस की कमी या रखरखाव के प्रति एक बेरुखी की तरफ इशारा तो करते ही हैं। एक विमान में लाखों छोटे बड़े पुर्जे एक साथ काम कर रहे होते हैं, तब जाकर विमान जमीन से उठ पाता है और लैंड करता है। खराब मौसम में विमान खुद ब खुद ऑटो पायलट की मदद से उड़ान भर सकता है, उड़ सकता है, लैंड भी कर सकता है। इस कदर की टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है। ऐसे में इस तरह का भयानक क्रैश और सवाल खड़े करता है। फूल प्रूफ लगने वाली टेक्नोलॉजी में कहां से दरार आ गई, कहां गलती की गुंजाइश हुई कि इतना बड़ा नुकसान हो गया, इस पर विचार विमर्श चलेगा। विमानों की सुरक्षा पर नजर रखने वाला सिस्टम
ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इसकी जांच तो हर समय होती रहनी चाहिए। सिस्टम में इस तरह के कई छेद के कारण ही यात्रियों का भरोसा हिलता रहता है, लेकिन वे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, यात्रा जारी रखते हैं। जैसे ही दुर्घटना की कोई खबर आती है, सबका ध्यान उन कमियों पर लौटता है। यहां सबसे बड़ा सवाल भरोसे का है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाले विमान के क्रैश होने के कारण लोगों का भरोसा तो हिल ही गया। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मार्च 2019 में इथोपियन लायन एयरलाइन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह विमान अदिस अबाबा से नायरोबी के लिए चला, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 149 यात्री और 8 चालक दल, कोई नहीं बचा। इस हादसे को लेकर बोइंग विमान कंपनी के रिकॉर्ड पर अमेरिका के पीबीएस फ्रंटलाइन की एक डॉक्यूमेंट्री है। इस डॉक्यूमेंट्री में 24 साल की एक यात्री सामिया रोज की मां एक बात कहती हैं कि मेरी बेटी को कभी उड़ने से डर नहीं लगा, सिवाय अपनी जिंदगी के आखिरी 6 मिनट में। बोइंग ने जो किया वो उस इंसान के साथ एक भयानक धोखा था। उसका भरोसा टूट गया होगा। यही वो भरोसा है जिसकी बात करना चाहता हूं। तमाम टीवी चैनलों में यात्रियों के परिजनों का इंटरव्यू यही बताता है। उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, उन्हें अपनों के खोने का जवाब चाहिए, भरोसा चाहिए। वो जानना चाहते हैं कि विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसलिए विमानों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार डीजीसीए की भूमिका की भी जांच जरूरी है। भले ही उसकी लापरवाही दुर्घटना का कारण ना हो, दुर्घटना किसी और वजह से हुई हो, लेकिन हर दिन विमानों की उड़ान को लेकर जो खबरें आती हैं, उनके संदर्भ में ही संस्था की भूमिका की जांच होनी चाहिए। लोगों को भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है कि भारत में उड़ानों की सुरक्षा को लेकर जो मानक बनाए गए हैं, उनमें कभी भी लापरवाही नहीं होती। आप सभी सवालों को बचकाना बताकर नहीं टाल सकते और ना यह कहकर दुर्घटना को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दुर्घटना ना हो, इसके लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं, जो संस्थाएं बनाई गई हैं, जो जवाबदेही तय की गई है, उनका सही से पालन हो रहा है या नहीं, पालन करने की व्यवस्था चाक चौबंद है या नहीं, इसके बारे में सरकार को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भरोसा देना होगा। संसद की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट है, इसी साल 25 मार्च को पेश हुई। इसमें लिखा है कि डीजीसीए में जो वैकेंसी है वो 53% से भी अधिक है। जिस एजेंसी की जवाबदारी है हवाई जहाज की सुरक्षा, बचाव और नियमों पर नजर रखने की, उसमें 53% पोस्ट खाली हों, तो जाहिर है सामान्य सा सवाल यह उठेगा कि फिर यह एजेंसी कैसे काम कर रही है। 50% से अधिक पोस्ट खाली हों तो क्या यह हवाई जहाज की सुरक्षा को पूरी तरह से देख पाती होगी? कितना तकनीकी काम होगा डीजीसीए का, हर जहाज पर नजर रखने का काम होगा। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में लिखा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 3200 पद खाली हैं। क्यों खाली हैं? 17% पद क्यों खाली हैं? क्या यह जानकर आपको डीजीसीए के प्रति, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रति भरोसा बनता है? जब अधिकारी कर्मचारी की हर पद पर मौजूदगी नहीं होगी तो एक अधिकारी पर दबाव बढ़ता होगा। क्या यह काम दबाव में करने का है? स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS जो उड़ान और एयरपोर्ट पर सुरक्षा मामलों की देखरेख करती है, उसमें 35% पद खाली हैं। क्यों पद खाली हैं? क्यों नहीं इनकी भर्ती की गई? तो अगर किसी का भी भरोसा इस वक्त बहाल करना है तो बताना चाहिए कि इससे सुरक्षा पर क्या असर पड़ रहा है। एविएशन सेक्टर में काम करने वाले लोग क्या तनाव में, दबाव में काम कर रहे हैं, क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं? क्या इससे सुरक्षा पर असर नहीं पड़ता होगा? अगर ऐसा है तो बिल्कुल ही पड़ता होगा। स्टैंडिंग कमेटी ने भी चिंता जाहिर की है कि स्टाफ की कमी ठीक बात नहीं, इससे एयरपोर्ट की सुरक्षा और बचाव सब प्रभावित हो सकते हैं। हम आमतौर पर सुरक्षा का ही इस्तेमाल करते हैं, बचाव का कम, लेकिन अंग्रेजी में सेफ्टी और सिक्योरिटी का इस्तेमाल होता है। स्टैंडिंग कमेटी ने लिखा है कि जिस तरह से एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, उसे देखते हुए तमाम पदों का खाली रहना चिंता की बात तो है। तो हम इसका जवाब चाहते हैं और सरकार को भी यह भरोसा दिलाना चाहिए कि सुरक्षा का काम
जिन जिन संस्थाओं का है उनमें कोई पद खाली नहीं होगा और हर पद पर योग्य व्यक्ति ही बिठाया जाएगा। तो इसकी बात करने का यही सही समय है, कोई और समय नहीं है। आए दिन इमरजेंसी लैंडिंग की खबर आती रहती है, विमान के भीतर खराबी की खबर आती रहती है, फिर सब कुछ ठीक चलने भी लगता है। डीजीसीए के अधिकारी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव कहाँ हैं, मंत्री कहाँ हैं, उनसे क्यों नहीं पत्रकार बात कर रहे हैं? एक एक सवाल पर बातचीत होनी चाहिए। क्यों हर चैनल पर एक रिटायर्ड अधिकारी बैठा है? मौजूदा अधिकारी क्या कर रहा है? वो क्यों नहीं आकर बता रहा है कि विभाग निगरानी का काम कैसे करता है? अगर उसके विभाग में 53% पद खाली हैं तो कैसे उसके विभाग की दक्षता या सक्षमता समझी जाए, कुशलता पर क्या असर पड़ता है, पूछना चाहिए। अगर ऐसे अधिकारी आकर पब्लिक में बात करेंगे तो लोगों का भरोसा ज्यादा बढ़ेगा। लोग जान सकेंगे कि इस तरह के विभाग कैसे काम करते हैं। एयरलाइन, विनियामक, एयरपोर्ट अथॉरिटी या लोकल अधिकारियों पर कोई आंच नहीं आती है। पायलट पर सारा दोष मढ़ दिया जाता है। गोदी चैनलों की रिपोर्ट से जवाबदेही के ये सवाल गायब कर दिए जाते हैं, संस्थाएं गायब कर दी जाती हैं। इसकी नौबत ना आए, तरह तरह की चीजों पर कैमरा फोकस कर रहा है, भावुकता पैदा कर रहा है, जबकि यात्रियों के परिजन कुछ और चाहते हैं। उन्हें भरोसा चाहिए कि विमान के उड़ने तक किसी भी प्रकार की चूक नहीं हुई। विमान के उड़ने के बाद दुर्घटना के क्या कारण रहे, इसका भी जवाब चाहिए। लेकिन वो यह भी जानना चाहते होंगे कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उसकी तमाम एजेंसियां अपना काम उस भरोसे से कर रही हैं या नहीं, जिसके भरोसे वे हवा में उड़ान भरने के लिए टिकट कटाते हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार के दौर में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन विमानों की उड़ान पर इसका क्या असर पड़ा है? क्या विमानों को क्षमता से अधिक उड़ान भरना पड़ रहा है? अगर कोई यह सवाल पूछ रहा है तो उस पर टूट पड़ने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जवाब दीजिए कि ऐसा हो रहा है या नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब नागरिक उड्डयन मंत्री थे तब उनके बयान प्रेस में छपे मिले हैं, जिसमें वे मान रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई में अंतर आ गया है, यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो मांग बढ़ने का दबाव विमानों पर पड़ा है या नहीं, यह सवाल इस वक्त कैसे गलत हो सकता है? ऐसे बयानों को अहमदाबाद लंदन जाने वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने को लेकर कैसे देखा जाए? क्यों गायब कर दिया जाए इन सवालों को? क्यों ना इन पर अभी बात हो? अब बात नहीं होगी तो कब होगी? सारा जोर इसी पर लग रहा है, कौन कितना मुआवजा दे रहा है। यात्रियों के परिजन शोक में डूबे हैं। मुआवजा देना ही एकमात्र काम नहीं, इस वक्त उन्हें इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली। भरोसा उससे नहीं बनेगा। भरोसे के लिए बताना पड़ेगा कि जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ी है, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक एक एयरपोर्ट से 1 या 2 उड़ानें चलाई जा रही हैं दिखाने के लिए। कहीं कहीं तो उड़ानें चलाने के बाद एयरपोर्ट के बंद होने की भी खबर छाई रहती है। तो ये सब क्या बता रहा है? क्या हम एविएशन सेक्टर का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर करने लगे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं? एक उदाहरण यह भी देखिए, इसी मार्च महीने में इस समय के नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा भारत के पास 800 विमान हैं। नवंबर 2024 में डीजीसीए के सचिव ने कहा था अगले 5 साल तक यानी 2030 तक 600 विमान और जुड़ेंगे, तब कुल संख्या 1400 हो जाएगी। लेकिन इनसे पहले के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किस हिसाब से कह रहे थे कि 2030 तक कुल विमानों की संख्या 2000 हो जाएगी? नायडू ने मार्च में कहा अगले 5 साल में 800 से 1500 विमान नए खरीदे जा सकते हैं। फिर डीजीसीए ने 1400 का हिसाब क्यों दिया? कोई 2000 बताता है, कोई 1400 बताता है, कोई कुछ बताता है। दुनिया भर में इस समय बहस हो रही है। AI-171 विमान की दुर्घटना को लेकर तरह तरह के एक्सपर्ट गंभीर बातें कर रहे हैं। बहुत महत्व दिया जा रहा है। एविएशन सेक्टर की दुर्घटना को महत्व दिया भी जाता है, इसलिए कि इसके सुरक्षा मानक सख्त होते हैं, निगरानी ज्यादा होनी चाहिए। जो 2 वीडियो सामने आए हैं उसी से इस दुर्घटना को समझने का प्रयास हो रहा है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है फ्लैप बाहर नहीं थे, बंद थे। फ्लैप विमान के पंख का वह हिस्सा है जो उड़ान भरते वक्त या उतरते वक्त अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञ यह भी आशंका जता रहे हैं कि विमान क्या जरूरत से ज्यादा भरा था?
अहमदाबाद में इतनी गर्मी थी, क्या यह भी कारण रहा होगा? यह तो विशेषज्ञों की बात है, लेकिन ट्विटर पर कई ऐसे लोग भी हैं जो विशेषज्ञ तो नहीं, लेकिन कल से विशेषज्ञ की भूमिका में बात करने लगे हैं। कह रहे हैं एक व्यक्ति कैसे बच गया। अजीब बात है, तरह तरह की भ्रांति और साजिश की थ्योरी चलाई जा रही है। इन सब से सभी को बचना चाहिए। हर विमान में एक ब्लैक बॉक्स होता है जो फ्लाइट डेटा और अंत तक कॉकपिट में होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग करता है। भयंकर से भयंकर क्रैश में भी इसका डेटा निष्क्रिय नहीं होता। वैसे यह ब्लैक बॉक्स संतरे रंग का होता है, केवल नाम होता है इसका ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग को निश्चित रूप से जांच करने वाली टीम परखेगी। समय लगेगा, कारणों का पता लगाने की कोशिशें चलती रहेंगी। तब तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बचिए। विदेशी एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि यह विमान लंदन जाने वाला था। लंदन के गैटविक एयरपोर्ट में किसी ऐसी विमान चालक कंपनी या विमान को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो कड़े सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरता है। दुनिया की कई ऐसी एयरलाइन हैं जिन्हें ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों में चलने की अनुमति नहीं है। कांगो एयरवेज, एयर कटांगा, मालू एविएशन आदि इनमें शामिल हैं। बल्कि 2020 में कराची क्रैश के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA पर भी 4 साल से अधिक समय तक इंग्लैंड और यूरोप में उड़ान भरने पर प्रतिबंध था, जिसे हाल में ही हटाया गया है। इंडियन एयरलाइन की आलोचना खूब होती है, होनी भी चाहिए जहां जरूरी है, लेकिन याद रखना चाहिए कि इंडियन एयरलाइंस पर इस तरह का कभी कोई बैन नहीं लगा। तो हमें इन बातों को सब्र से सुनना चाहिए और अंतिम जवाब के लिए इंतजार करना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।